everyone, good morning to all of you. My name is Shelly Thakur. I am from West Bengal. I did my graduation in forensic science from Dr. APJ Abdul Kalam Institute of Forensic Science, Bundelkhand University, Jhansi. Then I did my masters in forensic science from National Forensic Sciences University, Gandhinagar, Gujarat. Now I am an assistant professor at Vivekananda Global University, Jaipur, Rajasthan. Today I am presenting lecture on crime scene and modus operandi. Now, what is crime? Any act which violates law. ऐसा कोई भी काम जो हमारे कानून के विरोध में हो, उसे हम क्राइम कहते हैं. Now वो क्राइम कुछ भी हो सकता है. कोई ऐसा एक्ट जो किसी इंडिविजुअल को हार्म करता हो, किसी इंडिविजुअल के इधर इमोशन और उसके हेल्थ को, उसे हम क्राइम कहते हैं. कोई ऐसा एक्ट जिसके लिए कोई पनिशमेंट फिक्स्ड हो, उसे हम क्राइम कहते हैं. What is crime scene? The place where crime is occurred. जहाँ पे क्राइम होता है उसे हम क्राइम सीन कहते हैं. उस प्लेस को हम क्राइम सीन कहते हैं. जहाँ पे हमें क्राइम के अगेंस्ट एविडेंसेस मिलते हैं, उसे हम क्राइम सीन कहते हैं. अब क्राइम सीन के 3 पार्ट्स हो सकते हैं. पहला तो इंडोर क्राइम सीन, सेकंड आउटडोर क्राइम सीन, थर्ड कन्वीनियंस क्राइम सीन. अब आउटडोर क्राइम सीन का क्या मतलब है? कोई ऐसा क्राइम जो घर के बाहर हो, इधर वो प्लेग्राउंड में हो सकता है या फिर वो किसी स्टेडियम में हो सकता है, किसी पार्क में हो सकता है, उसे हम आउटडोर क्राइम सीन कहेंगे. आउटडोर क्राइम सीन पे हम जनरली एविडेंसेस जल्दी कलेक्ट करना प्रेफर करते हैं इंडोर क्राइम सीन के मुकाबले, बिकॉज वहां पे लॉ ऑफ प्रोग्रेसिव चेंजेस के कॉन्सेप्ट आते हैं. हम आउटडोर क्राइम सीन के बारे में डिटेल में बात करेंगे थोड़ी देर बाद. What about indoor crime scene? इंडोर क्राइम सीन का मतलब होता है ऐसा कोई भी क्राइम जो किसी रूम के अंदर हुआ हो, या फिर कोई एनक्लोज्ड एरिया में कोई क्राइम अगर होता है, उसे हम कहते हैं इंडोर क्राइम सीन, राइट? तो इंडोर क्राइम सीन का एग्जांपल क्या हो सकता है? जैसे कि सपोज कोई भी क्राइम हमारे रूम में हो गया हो, वॉशरूम में हो गया हो, किसी बार में हो गया हो, रेस्टोरेंट, होटल्स, ये सब कुछ इंडोर क्राइम सीन में कंसीडर करेंगे. और लास्ट आता है कन्वेनियंस क्राइम सीन के बारे में. ये शायद से जो लोग नॉन फोरेंसिक बैकग्राउंड के हैं वो थोड़ा एज्यूम ना भी कर पाए. जो कन्वेनियंस क्राइम सीन होता है वो बेसिकली किसी या तो व्हीकल में होता है या फिर मतलब ऐसे जगह पे होता है जहां पे वो शिफ्ट कर देते हैं एविडेंसेस को. अब हम पढ़ते हैं कॉर्पस डेलिक्टाई के बारे में कि कॉर्पस डेलिक्टाई क्या होता है, क्या मतलब है कॉर्पस डेलिक्टाई का. कॉर्पस डेलिक्टाई जो है एक लैटिन वर्ड है. ये एक लैटिन वर्ड से आया है जिसको हम जिसे एक्चुअली हम कहते हैं कॉर्पस डेलिक्टी, जिसका मतलब होता है बॉडी ऑफ द क्राइम. चाहे वो ह्यूमन का डेड बॉडी हो, या फिर कोई नाइफ हो, या फिर कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट हो, या ऐसी कोई चीज जिसके हेल्प से क्राइम हुआ हो, उसे हम कहते हैं कॉर्पस डेलिक्टाई. अब जब हमने कॉर्पस डेलिक्टाई की बात कर ली, क्राइम की बात कर ली, क्राइम सीन की बात कर ली, तो अब हम आते हैं मॉडस ऑपरेंडी पे. भाई मॉडस ऑपरेंडी क्या होता है? मॉडस ऑपरेंडी भी एक लैटिन टर्म है और इसका मतलब होता है मोड ऑफ ऑपरेशन. इसका मतलब होता है मोड ऑफ ऑपरेशन. एक पुलिस ऑफिसर थे थॉमस बायरेंस. एक पुलिस ऑफिसर थे थॉमस बायरेंस. इन्होंने मॉडस ऑपरेंडी का कॉन्सेप्ट दिया था. 32 ईयर का इनका पुलिस एक्सपीरियंस था और उन्होंने अपने अंडर बहुत सारे डिटेक्टिव को ट्रेंड किया था किसी क्रिमिनल के जो क्राइम करने का तरीका है या जो क्रिमिनल का टेक्नोलॉजी है उसको इन्वेस्टिगेट करने में. थॉमस बायरेंस ने अपने डिटेक्टिव को, जो अपने सबऑर्डिनेट्स थे, उनको उन्होंने
ये डिटेक्ट करने में या फिर उन्होंने ये सिखाया था कि भाई मोड ऑफ ऑपरेशन जो है कैसे किया जा सकता है। तो उन्होंने अपने डिटेक्टिव्स को ट्रेनिंग दिया था कि जो इंडिविजुअल का क्रिमिनल टेक्नोलॉजी है उसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और बाद में इस मेथड का नाम दिया गया मॉडस ऑपरेंडी। इसका मतलब होता है MO बिहेवियर। बेसिकली कहा जाता है कि जो क्रिमिनल्स का जो बिहेवियर होता है वो लर्नड बिहेवियर होता है, और ये जो MO होता है मॉडस ऑपरेंडी, ये बेसिकली हमें बहुत सारे केसेस में देखने को मिलता है। और ये हमें किसमें हेल्प करता है? ये हेल्प करता है इन्वेस्टिगेशन में। ये किसको लिंक करता है? ये क्रिमिनल और क्राइम को एंड विक्टिम को, ये तीन चीजें लिंक करता है। ठीक है, ये हमें क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन में भी हेल्प करता है। देन उसके बाद हम आते हैं डेफिनेशंस पे। क्या लिखा है डेफिनेशन में? मॉडस ऑपरेंडी हैज बीन डिफाइंड एज द एक्शन टेकन बाय ए क्रिमिनल टू परपेट्रेट a crime successfully, right? A criminal's MO is comprised of learned behavior. I told you earlier about learned behavior, right? ये जो behavior है ये बहुत ये क्रिमिनल में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि मॉडस ऑपरेंडी जो है वो जो क्रिमिनल के द्वारा क्राइम करने की जो टेक्नोलॉजी है, उनका वे ऑफ कमिटिंग क्राइम है, उसे हम कहते हैं मॉडस ऑपरेंडी। ठीक है, ये हमें क्या हेल्प करता है? ये विक्टिम, क्राइम एंड क्रिमिनल को लिंक करने में हमें मदद करता है। ठीक है, इट इज जनरली सर्व एनी ऑफ थ्री पर्पस फॉर द ऑफेंडर: टू प्रोटेक्ट आइडेंटिटी, टू एंश्योर सक्सेस, टू फैसिलिटेट एस्केप। अब मॉडस ऑपरेंडी ये जो मतलब हमारा वर्ड है, ये क्या मतलब, ये जनरली तीन पर्पसेस के लिए ये क्रिमिनल्स यूज करते हैं। या तो अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए, या तो अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए क्या करते हैं भाई? अपने आइडेंटिटी को वो छुपाने के लिए या तो वो मास्क पहन लेते हैं, अपने चेहरे पे कोई कपड़ा या स्टोल बांध लेते हैं, या फिर वो कोई ऐसा मतलब अपने ऊपर कोई पेंट वगैरह कर लेते हैं ताकि लोग उन्हें पहचान ना पाए। बेसिकली ये रॉबरी एंड डेकॉइटी में लोग यूज करते हैं। बर्गलरी हो गया, बैंक में आपने देखा होगा कई आए दिनों ये सब खबर आती है कि बैंक वगैरह में जो लूट होता है, डेकॉइटी होता है, उसमें बेसिकली क्या होता है? उसमें बेसिकली वो लोग मास्क पहन के आते हैं, या फिर वो लोग क्या करते हैं? मुंह पे कपड़े बांध के आते हैं। क्यों आते हैं? ताकि लोग उन्हें पहचान ना पाए, राइट? अब ये ऐसा वो करते क्यों है? ताकि उनको सक्सेसफुली अपना क्राइम कमिट करने में हेल्प हो पाए। ओके, और एक और चीज के लिए वो मतलब जो उनका मोटिव होता है, उनका जो मॉडस ऑपरेंडी होता है, वो कई बार हम किससे अपन मॉडस ऑपरेंडी को डिटेक्ट कर सकते हैं? उनके वो किस तरह से क्राइम सीन को छोड़ के जाते हैं। आप एग्जांपल ले लो, सपोज कोई एक सीरियल किलर है जो कंटिन्यूअसली 10 मर्डर कर चुका है। ठीक है, तो जो उसका वे ऑफ एंट्री है वो बेसिकली खिड़की से आता है, विंडो से आता है। वो जितने मर्डर्स करता है, हर मर्डर में वो किससे आता है? विंडो से आता है, विंडो से जंप करता है वो, राइट? और वो जाता कैसे है? वो जाता भी विंडो से जंप मार के है। तो उसका मॉडस ऑपरेंडी क्या है? उसका एंट्री, जो एंट्री है, एंट्री पॉइंट जो है उसका, एंड उसका जो एग्जिट पॉइंट है, जो उसका जो एग्जिट पॉइंट है, राइट? ये एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट के हेल्प से हम बता सकते हैं कि उसका मोड ऑफ ऑपरेशन कैसा है, किस तरह का है। तो आए दिनों हम बैंक वगैरह में देखते हैं ना कि वो फटाफट वो फायर आर्म लेके आते हैं और सबको, वो जो गार्ड्स वगैरह होते हैं उनको शूट कर देते हैं, और फिर वो घुसते हैं मुंह में मास्क वगैरह पहन के, और वो रिपीटेड यही मोड ऑफ ऑपरेशन जो है यूज करते हैं हर जगह क्राइम करने के टाइम या लूटपाट करने के टाइम, राइट? तो ये बेसिकली हमारा मॉडस ऑपरेंडी क्या स्टैब्लिश करता है हमारा, कि भाई जो ऑफेंडर है उसको ऑफेंस से लिंक करता है, रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करता है। ओके,
अभी क्या है कि देखो यहाँ पे जनरल टाइप्स ऑफ एमओ बिहेवियर है, वो मैंने थोड़ा सा लिख रखा है। जनरल टाइप्स ऑफ एमओ बिहेवियर इंक्लूड्स बट आर नॉट लिमिटेड टू ऑफेंस लोकेशन सिलेक्शन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एंट्री एग्जिट पॉइंट के बारे में। अब एक और चीज आप जान लो कि वो कई क्रिमिनल्स जो है ना अपना क्राइम करने के लिए कोई स्पेसिफिक प्लेस को वो सेलेक्ट करते हैं। कई बार वो पार्क को सेलेक्ट करते हैं, कई बार तो वो जैसे स्कूल में करते हैं, पब्लिक पार्क, स्कूल, या फिर विक्टिम के रेसिडेंस पे या होटल में या बार में, मतलब कहीं भी, ठीक है। तो वो उनका स्पेसिफिक होता है। सपोज एक क्रिमिनल है, वो मतलब वो रेप करता है हमेशा कहाँ पे, पब्लिक पार्क में या फिर होटल्स में, तो वो रिपीटेडली सेम थिंग रिपीट करता है कई बार, तो ठीक है। मतलब एक क्रिमिनल है जो हमेशा होटल्स में लड़कियों को बुला के या तो मतलब डिस्गाइज करके ले आता है होटल्स में और उनका रेप करता है, या फिर वॉशरूम में उनका रेप करता है। तो वो डिपेंड करता है, वो फिक्स कर लेते हैं कि भाई हमको यहाँ पे करना है। मतलब ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, डोंट टेक इट अदरवाइज, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है भाई। आजकल तो क्रिमिनल मतलब जो इन्वेस्टिगेटर है उनसे ज्यादा चालाक है, इसीलिए तो हमें ज्यादा जागरूक बनना है, इसीलिए हमें ज्यादा स्मार्ट बनना है। तो वो कई बार तो ऐसा करते हैं कि सपोज उन्होंने 10 रेप केसेस किए हैं, तो 2 रेप केस भाई वॉशरूम में करते हैं, 2 रेप केस रेसिडेंस पे करते हैं विक्टिम के, 2 रेप केस उन्होंने रास्ते में कर दिए। तो वो मतलब बेसिकली इन्वेस्टिगेटर को डिस्गाइज करने के लिए या तो ऐसा करते हैं, या फिर मतलब उनका जो मोड ऑफ ऑपरेशन है वो ऐसा ही है। लेकिन कई बार क्या होता है, उनका मोड ऑफ ऑपरेशन जो है फिक्स्ड हो जाता है, उनका लर्नेड बिहेवियर जो है ना वो बिल्कुल अपने जहन में बिठा लेते हैं कि भाई मतलब वो ऐसे ही करते हैं। कभी वॉशरूम में किया तो वो कंटिन्यूअसली सबका रेप वॉशरूम में ही करते हैं। मतलब ये कोई हार्ड एंड फास्ट अगेन नहीं है, मैं बार बार ये बात रिपीट कर रही हूँ, एम्फेसाइज कर रही हूँ इस पे, ठीक है। तो जनरली क्या है, वो लोकेशन को कोई फिक्स कर लेते हैं, कई बार नहीं भी करते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट बस वही कह रहा है। देन इन्वॉल्वमेंट ऑफ विक्टिम ड्यूरिंग क्राइम, ठीक है। उसके बाद आता है यूज ऑफ वेपन ड्यूरिंग क्राइम। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो किस प्रकार के वेपन का यूज करते हैं क्राइम करते टाइम, राइट। तो वो किस प्रकार के वेपन का यूज करते हैं क्राइम करते टाइम। कई बार नाइफ का यूज करते हैं, कई बार हथौड़े का यूज करते हैं, कई बार क्या कहते हैं उसको, जो लोहे का रोड होता है उसका यूज करते हैं, कई बार सीजर ब्लेड, ठीक है, इंजेक्शन, कई बार ड्रग्स, ये सब चीजें वो मतलब वेपन तो डिपेंड करता है कि वो कौन सा यूज करते हैं। तो उनके यूज ऑफ वेपन से भी हम उनके मतलब जो बिहेवियर है उसको मतलब हम क्या कहते हैं डिटेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। लाइक एक क्राइम हुआ था बहुत साल पहले भोपाल में, जहां पे क्या करता था वो क्रिमिनल, पहले तो गोल्ड वगैरह जो घर पे जितनी मेटेरियलिस्टिक थिंग्स थी उनकी लूटपाट करता था, और फिर विक्टिम के नेक पे वो सीजर से उसे मारता था। तो मतलब वो सीरियल किलर था। कई बार उसने 11 से 12 मर्डर्स किए थे। तो उसने सारे मर्डर्स में यही मोड ऑफ ऑपरेशन यूज किया था, पहले चीजें को लूटता था और उसके बाद विक्टिम के नेक पे सीजर से हिट करता था। तो कई बार फिक्स होता है उनका जो वेपन होता है। देन हम आते हैं फिर restraints to control the victim during a crime। मतलब वो किस तरह से विक्टिम को रोक के रखते हैं। या तो सपोज कई बार वो जब क्राइम कमिट करने के लिए आता है, बर्गलरी हो गया या फिर डेकोइटी हो गया, ऐसा जब क्राइम होता है सपोज घरों में, तो विक्टिम को कई बार बांध देते हैं वो किसी रोप से, या तो विक्टिम के मुंह पे पट्टी बांध देते हैं, हाथ बांध देते हैं ताकि वो चिल्ला ना पाए, या फिर सबको वो क्या कहते हैं गन पॉइंट पे बिल्कुल हाथ ऊपर करवाते हैं, लाइक अगर तुमने कुछ बोला देन आई विल शूट यू। तो इस तरह से वो विक्टिम को रिस्ट्रेन करते हैं ताकि वो उनके खिलाफ कोई आवाज ना उठा पाए। ओके, देन होता है क्या ऑफेंडर ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। अभी वो डिपेंड करता है कि जो वो ऑफेंडर है वो कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज कर रहा है। एग्जाम्पल, सपोज कई बार जो ऑफेंडर होते हैं वो अपने क्राइम सीन पे सपोज कई बार वो बाईसाइकिल आते हैं, कई बार पैदल भी आते हैं, कई बार बसेस में मतलब यूज करते हैं, बस में आते हैं वो, उसका कई बार बाइक्स मोटर बाइक्स यूज करते हैं, कई बार ट्रक्स यूज करते हैं, ट्रैक्टर्स यूज करते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि उनका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो किस पे डिपेंड है।
लाइक कैसा है, वॉकिंग है या फिर मोटराइज्ड व्हीकल यूज कर रहे हैं या क्या है, उस पर डिपेंड करता है। उसके बाद हम आते हैं कि क्या क्या एग्जाम्पल, किस किस एग्जाम्पल में हमें देखने को मिल सकता है। ये मैंने जस्ट एग्जाम्पल बताया, मैंने आपको पहले भी बता दिया, जैसे कि बर्गलरी हो गया, रॉबरी हो गया, स्टीलिंग हो गया, रेप एंड अदर सेक्स ऑफेंसेस हो गया, आर्सन हो गया, ऑटो थेफ्ट हो गया, मर्डर हो गया। ठीक है, मैंने एक चीज मिस कर दी, वो है मैंने ये बताना था, जैसे रेप की केसेस में, रेप के केसेस में कई बार जो ऑफेंडर होता है वो हमेशा कॉन्डम यूज करता है। हमेशा किसका यूज करता है? कॉन्डम का यूज करता है। अच्छा, हमेशा वो जो विक्टिम होता है उसको फोर्स करता है ताकि वो नहा ले, नहाने के लिए फोर्स करता है ताकि वो जितने एविडेंसेस है वो वॉश हो जाए। तो ये भी एक मॉडस ऑपरेंडी में ही हम इंक्लूड करेंगे कि भाई ये कॉन्डम का यूज करता है एंड देन वो जो हमारे विक्टिम है, ठीक है, विक्टिम जो है उसको वो नहाने पे मजबूर करता है कि भाई जो तुम नहा लो ताकि जो तुम्हारे लाइक एविडेंसेस है वो वॉश हो जाए। ठीक है, वो ऐसा सोचते हैं। देन ये सब मैंने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी, ये सब सारे केसेस के बारे में है। अब हमने क्राइम क्या होता है, क्राइम सीन क्या होता है, कॉर्पस डेलिक्टी क्या होता है, मॉडस ऑपरेंडी क्या होता है, ये सब कुछ पढ़ लिया। अभी हमें चलिए हम आते हैं सिक्योरिंग ऑफ क्राइम सीन। अब हमारे पास जो क्राइम है, क्राइम हुआ है, हम क्राइम सीन पे भी पहुंच गए, उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें क्या करना है? तो हमें क्या करना है? अपने क्राइम सीन को सिक्योर करना है। क्या करना है? सिक्योर करना है। अपने क्राइम सीन को क्या करना है? सिक्योर करना है, राइट? सिक्योर करना है अपने क्राइम सीन को। अच्छा, अब क्राइम सीन सिक्योर करने से पहले बात आती है हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, या साइमल्टेनियसली हम क्राइम सीन सिक्योरिंग के साथ और क्या कर सकते हैं। तो हम क्राइम सीन पे जैसे ही पहुंचते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कोई वहां पे इंज्योर्ड पर्सन है या नहीं, किसी को वहां पे चोट लगी है या नहीं, किसी को फर्स्ट एड या हॉस्पिटल की जरूरत है या नहीं। पहले तो वो चीज हम देखते हैं। अगर हमें कोई ऐसा मिलता है जिसको हॉस्पिटल की जरूरत है, डॉक्टर की जरूरत है, तो हम उसको पहले मेडिकल एड या मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराते हैं, उसको हम हॉस्पिटल भेजते हैं। ओके, देन हम क्या करते हैं? सबसे पहले सेकंड नंबर, क्राइम सीन को एक रिबन से सिक्योर कर देते हैं। डू नॉट क्रॉस द क्राइम सीन। ठीक है, ऐसा हम मेंशन कर देते हैं, उस रिबन पे मेंशन किया हुआ रिबन आता है, उससे हम क्राइम सीन को सिक्योर कर देते हैं। ठीक है, ताकि जो हमारे एविडेंस है क्राइम सीन पे वो बाहर ना जा पाए और बाहर की चीजें अंदर ना आ पाए। ओके, उसके बाद हमने बैरिकेड कर दिया क्राइम सीन को। पहले तो हमने प्रायोरिटी में क्या था, मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड कर दी, हमने रोप से बैरिकेड भी कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या है, एवरी पर्सन हु एंटर्स द क्राइम सीन हैज पोटेंशियल टू डिस्ट्रॉय द फिजिकल एविडेंस। जैसे कि मैंने आपको बोला, हम क्यों बैरिकेड करते हैं? ताकि जो हमारा फिजिकल एविडेंस है बाहर ना जाए या फिर अंदर की चीज बाहर ना आए। तो हम जब सिक्योर कर देते हैं तो हम बाहर के पर्सन को अंदर आने के लिए अलाउ नहीं करते हैं, ना अंदर के पर्सन को बाहर जाने के लिए अलाउ करते हैं। ठीक है, अंदर के पर्सन में मतलब जो आईओज होते हैं वो बेसिकली खुद भी बाहर नहीं जाते हैं जब तक सर्चिंग पूरा नहीं हो जाता। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, the lead investigator evaluate the scene and determine the boundaries. They do an initial walk through and develop strategy. ठीक है, उसके बाद वो सर्चिंग अपना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा क्राइम सीन को वो रिकॉर्ड करते हैं। हम स्टेप वाइज पढ़ेंगे इस चीज को। ऑल आइटम मस्ट बी डॉक्यूमेंटेड एंड फोटोग्राफ्ड। तो आइए हम स्टेप वाइज पढ़ते हैं इस चीज को। बेसिकली अभी हमने क्या किया है, मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड कर दी। हम क्राइम सीन पे आते हैं, हमने क्या किया, मेडिकल असिस्टेंट प्रोवाइड कर दिया। हमने अपने क्राइम सीन को बैरिकेड कर दिया विद द हेल्प ऑफ रोप्स। देन जो तीसरा चीज आता है सबसे इंपॉर्टेंट, वो है रिकॉर्डिंग ऑफ क्राइम सीन। रिकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन के लिए एज वेल एज क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है, तो 3 मेथड्स बेसिकली होते हैं। पहला तो होता है फोटोग्राफी, दूसरा होता है
स्केचिंग, तीसरा होता है नोट मेकिंग। आइडियली हमें ये 3 चीजें करनी चाहिए। हम फोटोग्राफी पे आते हैं पहले। तो हम फोटोग्राफी डिफरेंट एंगल से करते हैं, या तो क्लोजर फोटोग्राफी करते हैं, बर्ड आई व्यू करते हैं, डिफरेंट एंगल्स हम फोटोग्राफी करते हैं अपने एक एविडेंसेस को, ठीक है। उसके बाद हम स्केचिंग भी करते हैं। क्राइम सीन पे हम बेसिकली रफ स्केचिंग करते हैं, ठीक है। और क्राइम सीन पे बेसिकली हम रफ स्केचिंग करते हैं और उसके बाद हम उसका फेयर आउट करते हैं। फेयर आउट बेसिकली वो कंप्यूटर बेस्ड होता है उस और प्रॉपर एकदम लोकेशन होता है एविडेंसेस का। तो हम स्केचिंग में क्या करते हैं, हम एविडेंसेस जहां पे हैं, जितने डिस्टेंस पे एक दूसरे से मतलब लोकेटेड है और कितने दूरी में है, कौन से एंगल में है, ये सब चीज हम मेंशन करते हैं। कौन सा एविडेंस किस डायरेक्शन में है, हर वो चीज को हम मेंशन करते हैं अपने क्राइम सीन के स्केचिंग पे, ठीक है। तो हम एक जनरली रफ स्केच बनाते हैं, वो भी एकदम एक्यूरेट ही बनाते हैं, बट हम उसके बाद फेयर आउट करते हैं कंप्यूटर के हेल्प से। ये देख लीजिए कुछ फोटोग्राफ्स है, ठीक है। ये कुछ फोटोग्राफ्स है जो रियल फोटोग्राफ्स है जो क्राइम सीन पे फोटोग्राफी की थी, ठीक है। ये डेड बॉडी की है या इन सब की है, ठीक है। अच्छा, अब देख लीजिए, ए रफ स्केच इज ए स्केच ड्रॉन एट द क्राइम सीन दैट कंटेन्स एन एक्यूरेट डिपिक्शन of the dimension of the scene and shows the location of all object having bearing on the case, right? तो यहाँ पे जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया कि ये एक रफ स्केच होता है, बट ये इसमें हमें एक्यूरेट डिपिक्शन भी मिलता है, डायमेंशन वगैरह ये एक्यूरेटली वो बनाते हैं, ठीक है। कितने डिस्टेंस पे था, किस एंगल में था, ये हर चीज वो मेंशन करते हैं, ठीक है। All measurements are made with a tape measurement, okay? Shows all items of physical evidence, assign each item a number, letter and list the reason. अच्छा, ये स्केचिंग भी हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, स्केचिंग के बाद नोट मेकिंग करते हैं। तो भाई नोट मेकिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली हम जिस टाइम पे क्राइम सीन पे पहुंचे, जिस डेट में पहुंचे, कैसा मतलब डे टाइम था, नाइट टाइम था, इवनिंग था, किस टाइम हम पहुंचे, ओके। उसके बाद हम मेंशन करते हैं कि भाई किस टाइप का क्राइम ये मतलब था, किस टाइप की मतलब हमें रिपोर्टिंग हुई है क्राइम की, ठीक है। कौन से एरिया में है, कौन से शहर में है, ये हर चीज हम मेंशन करते हैं। पहले स्केचिंग, ये देख लीजिए आप, कुछ स्केचिंग के रफ डायग्राम्स है, ठीक है। तो पहले जो नोट्स था वो हम पेन एंड पेपर पे करते थे, सॉरी। अभी ये टेप रिकॉर्डिंग किया जाता है। अब टेप रिकॉर्डिंग काफी इजी होता है, डायरेक्ट हमें जो जो दिख रहा है हम सब कुछ बोल लेते हैं। हम जिस टाइम पे पहुंचे हमने रिकॉर्ड कर लिया, जिस डेट पे पहुंचे हमने रिकॉर्ड कर लिया, जिस जगह पे पहुंचे, शहर कौन से शहर में है, ठीक है, और डे टाइम है, नाइट टाइम है, इवनिंग टाइम है, किस टाइप का क्राइम है ना, वो हर चीज हम इजिली रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। अभी एक चीज मुझे बताना रहता है आपको, ये सब करने के बाद हम अपने एविडेंसेस को लोकेट करते हैं। हम या तो नंबर से या तो किसी लेटर से, सपोज 1 2 3 या तो हम डाल दिया हमने, सपोज ये हमारा यहाँ पे कोई एविडेंस है, वेट, ये हमारा सपोज कोई एविडेंस है, ओके। सपोज ये हमारा कोई क्राइम सीन है, सॉरी, ओके। ये हमारा कोई क्राइम सीन है, इसमें कोई एविडेंसेस है, ठीक है। ये हमारे 5 सपोज क्राइम सीन पे हमें एविडेंसेस दिखते हैं। तो हम वो क्राइम सीन पे जो एविडेंसेस दिखते हैं उनको लोकेट कर सकते हैं ऐसे 1 नंबर से, 2 3 4 5, हम ऐसे करके इसको लोकेट कर सकते हैं, राइट। या फिर हम लेटर के हेल्प से भी लोकेट कर सकते हैं, A B C D E, ओके। तो इस तरह से हम अपने एविडेंसेस को लोकेट करेंगे, ठीक है। अभी आता है सर्चिंग द क्राइम सीन। One person should supervise and coordinates.
ओके, तो हमारा लोकेशन हो गया, हमने रिकॉर्ड कर लिया क्राइम सीन को, सब कुछ कर लिया। अभी आता है हम सर्चिंग करेंगे, सर्च करेंगे क्राइम सीन पे। उसके लिए 5 मेथड्स होते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने 4 ही मेथड्स एक्सप्लेन किए हैं सर्चिंग के, बट 5 मेथड्स होते हैं, ठीक है। तो पहला तो होता है एक स्पाइरल मेथड। आइए हम स्पाइरल मेथड को देखते हैं। इसमें एक ही इन्वेस्टिगेटर की जरूरत है, इसमें एक ही इन्वेस्टिगेटर की जरूरत है, ठीक है। वो क्या करता है, ये इस पॉइंट से वो इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट करता है और स्पाइरल मूवमेंट के साथ वो स्पाइरली पूरे सेक्शन को इन्वेस्टिगेट करता है, ठीक है, इस तरह से। ओके, पूरे सेक्शन को इस तरह से वो कवर करता है। तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, ये वाला जो था उसका स्टार्टिंग पॉइंट था। ओके, जस्ट वेट। तो जो ये वाला है वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, राइट। और एंड कहां से किया, जब वो यहां से एंड हो गया, ठीक है। लेकिन ये चीज वाइस वर्सा भी हो सकता है, ओके। ये हम ऑपोजिट डायरेक्शन से भी कर सकते हैं। लेट मी शो यू, हम यहां से भी कर सकते हैं। यहां से एंटर हुए और सॉरी यहां से एंटर हुए, ये चीज नहीं है, यहां से एंटर हुए और यहां पे आके स्टॉप हुए, राइट। तो ऐसे भी हमारा जो है सर्चिंग हो सकता है। इसमें एक ही इन्वेस्टिगेटर की जरूरत है और ये बेसिकली कैसे एरिया में होता है, जो जैसे प्लेग्राउंड हो गया, राइट। तो जो बहुत बड़े एरियाज होते हैं उसमें होता है। लेकिन कई बार इसमें एविडेंसेस मिस हो जाते हैं, ठीक है। इसका एक लिमिटेशन भी है, ये थॉरो सर्च तो करता है बट कई बार एविडेंसेस मिस हो जाते हैं, रह जाते हैं, ठीक है। और थोड़ा टाइम टेकिंग भी होता है ये मेथड, क्योंकि इसमें एक ही इन्वेस्टिगेटर बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद आते हैं हम ग्रिड मेथड पे। तो जो हमारा ग्रिड मेथड है वो देख लीजिए आप किस तरह से है। सपोज इधर से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। लेट मी चूज द कलर फर्स्ट। ये देखिए यहां से इसमें 2 पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, 2 पर्सन इन्वॉल्व होते हैं। इसमें कुछ सेक्शन का डिवीजन कर दिया है उन्होंने। स्टार्टिंग यहां से होता है, ठीक है, फिर यहां पे गए, देन ऐसे आते हैं। मतलब वो हॉराइजेंटली और वर्टिकली 2 पैटर्न फॉलो करते हैं। फिर वो इन्वेस्टिगेटर यूं आके, यू आता है, यू ऐसे आते हैं, एक ग्रिड फॉर्म करते हैं जाली के जैसे। ग्रिड मतलब क्या होता है, जाली के जैसे फॉर्म करते हैं, ठीक है। मतलब एक इन्वेस्टिगेटर जिस, अच्छा इसमें हम मतलब एक पैटर्न को फॉलो करते हैं, एक पैटर्न को फॉलो करते हैं। और ये बहुत ही बेस्ट और अच्छा मेथड होता है सर्चिंग मेथड में। इसमें बेसिकली कोई जो एविडेंसेस है वो मिस्ड आउट नहीं होता है, बिकॉज इसमें हम हॉराइजेंटली एंड वर्टिकली दोनों सेक्शन को कवर कर रहे हैं। इसमें 2 या 3 इन्वेस्टिगेटर, बेसिकली तो 2 इन्वेस्टिगेटर इन्वॉल्व होते हैं इस सर्चिंग मेथड में, ठीक है। एक बार आप फिर से फोकस कर लीजिए। स्टार्टिंग यहां से होता है, उसके बाद यूं जाते हैं, ऐसे हॉराइजेंटली हम मूव करते हैं, उसके बाद इस तरह से हम जाते हैं, राइट, इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे एंड होता है। तो इस तरह से हम ग्रिड मेथड जो है परफॉर्म करते हैं। फिर आता है स्ट्रिप और लाइन मेथड। इसमें भी 2 लोग इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। ये वर्टिकल मेथड, वर्टिकली बेसिकली परफॉर्म, मतलब वर्टिकल मेथड है। देख लीजिए आप, ऊपर की तरफ जा रहा है जो इन्वेस्टिगेटर है, आईओ है, जो भी है। तो इस पैटर्न में वो जाते हैं, ठीक है। फिर आए, फिर ऐसे, फिर आए, फिर ऐसे, फिर आए, फिर ऐसे, ओके। तो ये इस तरह से जो ये मेथड है हमारा, हम परफॉर्म करते हैं। इसमें भी मिस्ड आउट के चांसेस कम होते हैं, बट होते हैं, बट यहाँ पे नहीं होते। आप देख लीजिए, इसमें दोनों सेक्शन में हम कर रहे हैं, मतलब वर्टिकली भी परफॉर्म कर रहे हैं, परपेंडिकुलरली एंड हॉराइजेंटली भी कर रहे हैं। बट इसमें क्या होता है, सिर्फ वर्टिकली करते हैं, ठीक है। अभी हम आते हैं क्वाड्रेंट मेथड पे। भाई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक मेथड है। इसमें 4 से 5 या 4 से अधिक इन्वेस्टिगेटर इन्वॉल्व होते हैं, राइट। इसमें क्या करते हैं हम, 4 सेक्शन में जो है वो इन्वेस्टिगेट करते हैं, राइट। आई मीन सॉरी, 4 सेक्शन में डिवाइड करते हैं,
आई एम सॉरी, 4 सेक्शन में हम डिवाइड करते हैं और उस 4 सेक्शन को हम 1 2 3 4 सपोज हमने नेम लेबल कर दिया है। फिर इस सेक्शन को हम सब डिवाइड करते हैं, इस सेक्शन का भी ये सब डिवीजन करते हैं, राइट। तो भाई इन्होंने 4 क्वाड्रेंट में ऑलरेडी डिवाइड कर दिया है और उसके बाद ये सब डिवाइड भी करते हैं, ओके। अब हमने भाई सर्चिंग भी कर लिया, देन हम क्या करते हैं, कलेक्शन मेथड। देन व्हाट वी डू, वी कलेक्ट आवर फिजिकल एविडेंस प्रेजेंट ऑन द सीन ऑफ क्राइम। अच्छा, what do you mean by physical evidence? So any evidence which is present physically on the scene of occurrence, on the scene of crime is called as physical evidences, right? Now हम इसके हमने सर्चिंग कर लिया, फिजिकल एविडेंस को लोकेट भी कर दिया, उसके बाद हम इसकी कलेक्शन करते हैं, पिकिंग करते हैं। फॉर पिकिंग वी यूज्ड सेवरल मेथड्स, वी यूज सेवरल इंस्ट्रूमेंट्स, ओके। अच्छा, यहां पे क्या मेंशन है, फिजिकल एविडेंस कैन बी एनीथिंग फ्रॉम मैसिव ऑब्जेक्ट टू माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। कोई भी बड़े ऑब्जेक्ट से लेके छोटे ऑब्जेक्ट तक जो कि सीन ऑफ ऑकरेंस पे प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं फिजिकल एविडेंसेस, ठीक है। हमें बहुत अमाउंट में भी मिल सकता है, हमें ट्रेस अमाउंट में भी वो मिल सकता है, ओके। It may be necessary to take custody of all clothing worn by the participants in crime. Yes, obviously. जो हमें कोई भी अगर कपड़े मिलते हैं या फिर ऐसा कुछ भी मिलता है, उसको हमारे पास राइट है कि उसको हम अपने पोजीशन में ले पाए, ठीक है। अभी क्या होता है कलेक्शन के टाइम, हमें कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। पहला तो जो एविडेंस है उसकी इंटीग्रिटी को हमें मेंटेन करना है, ठीक है। उसके बाद हमें चेन ऑफ कस्टडी पे फोकस्ड रहना है, चेन ऑफ कस्टडी ब्रेक नहीं होना चाहिए। चेन ऑफ कस्टडी क्या होता है, हमारे क्राइम सीन पे पहुंचने से लेके और एविडेंस का लैब में एनालिसिस होने तक एंड कोर्ट में एविडेंस जाने तक जो प्रोसेस होता है उसे हम चेन ऑफ कस्टडी कहते हैं, जिसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन रखना इज आवर ड्यूटी, राइट। The integrity of evidence is best maintained when the item is kept in its original condition as found at the scene of crime or crime scene. जैसा एविडेंस हमको मिला है, अगर उसी कंडीशन में एविडेंस को हम रखते हैं तो हमारी एविडेंस की इंटीग्रिटी मेंटेन रहती है, ठीक है। अगर हम ऑल्टर करते हैं तो एविडेंसेस में एनालिसिस के टाइम प्रॉब्लम आ सकती है। The entire object should be sent to the laboratory. जो भी हम सैंपल कलेक्ट करते हैं वो सबको हम फोरेंसिक लेबोरेटरीज में भेजते हैं। If the evidence is found adhering to large structure, अगर हमें कोई एविडेंस सपोज ब्लड स्टेन मिलता है वॉल पे, तो उसको हम क्या करेंगे, स्क्रैप कर लेंगे, ठीक है। In case of blood stain, one may either scrape the stain off the surface, transfer the stain to a moistened swab or cut out the area of the object containing the stain. जैसे कि मैंने आपको बताया और हम डिस्कस भी करेंगे आगे, ठीक है। अभी क्या क्या टूल्स हम यूज करते हैं फिजिकल एविडेंस के कलेक्शन के टाइम, एक तो हो जाता है आपका फोर्सेप्स, ठीक है। दूसरा हो जाता है मैनिलिया एनवेलप्स, ग्लास वाइल्स, पिल्स, बॉक्सेस, पेपर बैग्स, प्लास्टिक बैग्स, और फायर एविडेंस के लिए एयर टाइट कंटेनर, और क्लोथ्स के कलेक्शन के लिए हम यूज करते हैं एयर ड्राइड इंडिविजुअल पेपर बैग्स। अब हमें फिजिकल एविडेंसेस डिपेंड करता है किस स्टेट में मिलता है, जो कलेक्शन होता है ना फिजिकल एविडेंसेस का, इट डिपेंड्स द नेचर एंड स्टेट ऑफ एविडेंस, वेदर योर एविडेंस is in liquid form or in solid form or in gaseous form. So depending upon the state of the physical evidence, we used to collect those evidences, right? तो suppose अगर हमें blood मिला है liquid form में, तो हम उसको vials पे collect कर सकते हैं, right? पिल जो भी ग्लास वाइल्स होते हैं या पिल बॉक्सेस होते हैं ग्लास के, उसमें हम कलेक्ट कर सकते हैं अपने, बेसिकली तो वाइल्स में ही कलेक्ट होता है ब्लड, तो उसमें हम कलेक्ट कर सकते हैं अपने ब्लड को। पिल बॉक्स पे हम कलेक्ट कर सकते हैं अपने, अगर मान लो कोई ड्रग वगैरह मिलता है, उन सब चीजों को, ठीक है।
अगर हमको ब्लड ड्राई स्टेट में मिलता है तो हम उसकी स्वैबिंग भी कर सकते हैं, स्वैबिंग करके हमें उसे ड्राई करना है, ठीक है, फिर हम उसको पैकिंग के लिए भेजेंगे। अगर हमें ड्राई लिक्विड ब्लड की स्वैबिंग करनी है तो उसको भी हम कॉटन स्वैब से स्वैब करते हैं और उसको हम फिर पैक करते हैं। अच्छा, हम क्यों करते हैं ड्राई? चीज़ों को हम ड्राई क्यों करते हैं? क्यों हम अपने एविडेंसेस को वेट फॉर्म में नहीं भेजते हैं? ड्राई बेसिकली इसलिए किया जाता है ब्लड स्टेन या सलाइवा स्टेन या सीमेन स्टेन को, ताकि माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो पाए, राइट? और अगर माइक्रोबियल ग्रोथ होता है तो एनालिसिस में बहुत इंटरफेरेंस क्रिएट होगा और हमारी एनालिसिस अच्छी नहीं होगी। ओके, देन हम कोई भी आर्सन कंपाउंड, अगर हमें आर्सन केसेस में हमें कोई भी डेब्रिस मिलता है उसे हम पेपर बैग में कलेक्ट करते हैं। फायरआर्म मिलता है उसको हम चेक करते हैं वेदर वो लोडेड है या अनलोडेड है। अगर लोडेड है तो उसको अनलोड करके हम कार्डबोर्ड बॉक्स में या फिर मतलब अच्छे से उसको रैप करके भेजते हैं, राइट? मैंने चेन ऑफ कस्टडी की ऑलरेडी बात कर ली है। और नाउ ये सब इस तरह के हम पेपर बैग्स यूज करते हैं, इस तरह के हम फोर्सेप्स यूज करते हैं। और अब हमारे पास सैंपल भी आ गया, कलेक्शन हमने कर लिया, लेकिन उसको हम किससे मैच करते हैं? तो उसे हम मैच करते हैं कंट्रोल, स्टैंडर्ड और रेफरेंस सैंपल से। लास्ट में हम अपने सैंपल को विद पूरा चेन ऑफ कस्टडी को मेंटेन करते हुए लेबोरेटरी में सबमिट कर देते हैं। एंड उसके बाद लेबोरेटरी में सबमिशन के बाद उसकी एनालिसिस होती है, उस पर पहले लेबलिंग होती है, ठीक है, जिसने कलेक्ट किया है उसके इनिशियल्स हम मतलब इनिशियल वो साइन करते हैं, मतलब इनिशियल पुट करते हैं अपने। उसके बाद लेबोरेटरी में जाती है, फिर उसके जो सील्ड होता है उसको सीलिंग को अनसील्ड करने के भी प्रोसेस होते हैं उनके, फिर वो लेबोरेटरी में एविडेंसेस एनालिसिस के लिए जाती है। डिपेंड करता है एविडेंसेस किस नेचर के हैं भाई, मतलब लाइक अगर हमें ब्लड सैंपल मिला है तो वो बायोलॉजी सेरोलॉजी में जाएगा, डीएनए मिला है तो वो डीएनए सेक्शन में जाएगा, अगर डॉक्यूमेंट क्वेश्चन डॉक्यूमेंट का है तो वो डॉक्यूमेंट क्यूडी डिवीजन में जाएगा, अगर हमें फायरआर्म जीएसआर मिला है तो वो बैलिस्टिक डिवीजन में जाएगा, किसी भी फायर डेब्रिस मिले हैं तो वो केमिस्ट्री में जाएगा, आर्सन वगैरह का प्रोडक्ट मिले हैं तो हमें वो केमिस्ट्री में जाएंगे। अगर हमें विसरा सैंपल वगैरह आता है हॉस्पिटल से तो वो टॉक्सिकोलॉजी डिपार्टमेंट में बेसिकली जाता है। कई बार अगर मतलब अगर कोई पॉइजनिंग की केसेस है सपोज और हमें विसरा भेजी जाती है लेबोरेटरी से तो वो कहाँ जाता है? टॉक्सी डिपार्टमेंट में जाता है। ओके, उसके बाद एक और चीज आती है क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन। कई बार हमारे पास एविडेंसेस नहीं होते, कई बार जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं, वो जब सब कुछ मतलब क्राइम वगैरह हो जाता है वहां पे कई बार 2-3 महीने बाद जाते हैं क्राइम सीन पे, तो उस टाइम क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन हमें करना पड़ता है, ठीक है, जिसमें हमें क्या क्या करना पड़ता है? एविडेंस कलेक्शन, ऑब्जर्वेशन, कोऑर्डिनेशन मेथड्स, फिर हाइपोथेसिस हम अपना बनाते हैं। उसके बाद टेस्टिंग, अगर हमें सैंपल वगैरह मिलता है तो हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं और इस तरह से हमारा क्राइम सीन हम रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। ये हमारे स्टेजेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन है जिसमें हम डेटा कलेक्शन करते हैं, कंजेक्चर करते हैं एंड हाइपोथेसिस बनाते हैं अपने, ठीक है। उसके बाद हम टेस्टिंग लगाते हैं अगर हमें सैंपल मिलता है तो, ठीक है। ये सब थियोरी ऑफ फॉर्मुलेशंस है जो कि हम रिकंस्ट्रक्शन के टाइम ध्यान में रखते हैं। सो दैट्स ऑल, थैंक यू ऑल, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।